कि करीब 48 घंटे का आपका सफ़र रहा। तो 48 घंटे में उस टाइम को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि वहाँ पे सारी मार्केट बंद हो चुकी होगी, खाने को कुछ नहीं था, वहाँ पे चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि डर का माहौल बन चुका था। तो बहन से बात होती थी, तब बहन बोलती थी कि तुझे अपने पेरेंट्स को संभालना है, तो तुझे भी हिम्मत रखनी होगी, और हम इसको भी हिम्मत देते थे और पूरा सपोर्ट करते थे और पूरा मोटिवेट भी करते थे कि टेंशन नहीं लेना ये वो। लेकिन हमें भी पता है पेरेंट्स तो वरीड थे ही उस टाइम, लेकिन पेरेंट्स हमें यही मोटिवेशन देते थे कि हमें वहाँ पे जो भी हालात है उनसे लड़ना है। हमारा इतना बस तो कोई चल नहीं रहा था, लेकिन बार बार सिचुएशन देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, बार बार बेटी से संपर्क कर रहे थे, बेटा आप वहाँ का क्या माहौल है, और बेटी को मोटिवेट भी कर रहे थे, आगे बेटा ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। और वैसे बच्चे को ऐसे हो रहे थे बेटी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, हम बड़े परेशान थे बहुत सारे। ये बहुत ज़्यादा दुखी सी दिख रही थी। खाना पीना कैसा लग रहा था? जिस डर का माहौल था कि क्या हम घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उस टाइम कैसा? नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आपको जैसे पता होगा कि यूक्रेन में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और जिस तरह से हरियाणा के इंडिया के बच्चे काफ़ी वहां पर फंसे हुए हैं, तो हमारे साथ एक बेटी है जो महेंद्रगढ़ ज़िले से है, महेंद्रगढ़ क्षेत्र की है, और कुछ ही दिन पहले हम कह सकते हैं वो काफ़ी मुश्किल में थी, वहाँ पे काफ़ी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अभी वो अपने गृह क्षेत्र में पहुँची है, अपने घर पे पहुँची है, अपने परिवार के बीच पहुँची है। तो हम उस बेटी से आपको मिलवा देते हैं। जितने भी साथी हैं इस वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, किस तरह की घटना वहाँ पे इनके साथ घटी और क्या वाक़या रहा, वो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारी जो बात है इस बिटिया के माध्यम से आपको बताएंगे। बेटी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम कंचन सैनी है। तो आप बताइए, वहाँ पे यूक्रेन में जिस तरह जब ये जंग छिड़ी तो वहाँ पे क्या देखा आपने, किस तरह की घटना आपके साथ घटित हुई? सर, मैं पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और यूक्रेन में मेरी MBBS चल रही थी। तो 26 जनवरी को ये ब्लास्ट वगैरह स्टार्ट हुए थे। और तो जिस टाइम जब ब्लास्ट हुआ तो कैसा लग रहा था? कि डर का माहौल था कि क्या हम घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उस टाइम कैसा फील कर रहे थे आप? उस टाइम तो डर तो था ही, सब मतलब वरीड थे वहाँ पे, सबको डर लग रहा था कि हम हमारे घर वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ ब्लास्ट वगैरह जो हो रहे थे उनसे मतलब यूनिवर्सिटी का भी हमें कोई सपोर्ट नहीं था कि उन्होंने कहा हो हमें कि तुम अपने घर चले जाओ या कुछ भी, उन्होंने हमें एडवाइजरी कुछ नहीं दी। जस्ट हम ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी, और जिस दिन ये ब्लास्ट वगैरह हुए उस दिन भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो वहाँ यूनिवर्सिटी से इस बॉर्डर तक आने में कितना वक्त आपको लगा होगा, कितनी परेशानियाँ हुई होंगी और कैसे आप पहुँचे? ये जो जर्नी थी हमारी पोल्तावा से हंगरी बॉर्डर तक, ये हमारी 48 आवर्स की जर्नी थी। हम 5 फ्रेंड्स मतलब निकले थे हमारी ओन व्हीकल से, हमारे पास गाड़ी थी वहाँ यूक्रेन में, हम उसी के थ्रू वहाँ से निकले थे। तो कितना टाइम लगा वहाँ पे आने के लिए? 48 आवर्स लगे थे हमें यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर तक। बेटा, एक बात बताइए, जैसे वहाँ सुनने को आ रहा है कि इंडिया का फ्लैग लगाने के बाद जैसे निकलने दिया जा रहा था, तो ये कितना सच है? आप भी वहाँ पे ऐसा कोई से इंडिया का झंडा लगा के अपनी गाड़ी के बाहर निकले या फिर एज इट इज़ वहाँ पे रोकथाम हुई है आपकी? ये 100% ट्रू है कि हम इंडियन फ्लैग जो है हमारी बहुत सपोर्ट कर रहा था। हमने जो हमारी गाड़ी का डेस्कटॉप था उस पर इंडियन फ्लैग लगाया हुआ था, और इंडियन फ्लैग को देखकर हमें सोल्जर वगैरह रोक नहीं रहे थे ज़्यादा, बट हमारा पासपोर्ट चेक हुआ था और हमें जाने दिया जा रहा था वहाँ से। तो आप बता रहे हो कि करीब 48 घंटे का आपका सफ़र रहा। तो 48 घंटे में उस टाइम को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि वहाँ पे सारी मार्केट बंद हो चुकी होगी, खाने को कुछ नहीं था, वहाँ पे चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि डर का माहौल बन चुका था। तो उस सफ़र को आपने कैसे तय किया? हम सब मतलब कुछ तो हम लेके गए थे, लेकिन वहाँ 800 किलोमीटर तक हमने कुछ मतलब खाया पिया नहीं, कुछ नहीं था वहाँ पे हमारे पास। मतलब बिस्किट वगैरह पे ही हमने अपना जो सर्वाइव किया था वहाँ पे।
तो अभी जैसे वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट और भी फंसे हुए हैं, जैसे अभी सरकार की किस तरह की हेल्प मिल पा रही है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनसे कहीं आपको फ़ोन के माध्यम से बातें होती होंगी, या किस तरह का मैसेज आप तक पहुँच पा रहा है कि क्या वही सुरक्षित वो भी घर पे पहुँचे हैं या नहीं, अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं? क्योंकि देखते हैं लगातार मीडिया में ऐसी खबरें सुनने को आ रही है कि वहाँ पे बम ब्लास्ट अब भी हो रहे हैं, कहीं स्कूलों को टारगेट बनाया जाता है, कहीं बच्चों को खेल ग्राउंड को टारगेट बनाया जा रहा है। अभी भी वो जंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है, तो काफ़ी अपने इलाके के, अपने इंडिया के बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। तो क्या इस तरह की कोई बात होती है कि कोई बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ हो? अभी तो सब पोल्तावा से, मैं पोल्तावा से हूँ, तो पोल्तावा से तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट बॉर्डर तक तो पहुँच चुके हैं, और हंगरी बॉर्डर पे अभी थोड़ा रश है, इसलिए वो वहाँ से थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी पोल्तावा से सभी निकल चुके हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी में आपने सेकेंड ईयर आपने किया, ऐसा कुछ बता रहे थे? हाँ जी, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी सेकंड सेम ही चल रहा है हमारा सेकंड ईयर का। तो अभी जैसे 4 साल आपके अभी बाकी बचे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे मैन, क्योंकि अभी बात करें आपके भविष्य की, क्योंकि आपने MBBS का वहाँ पे कोर्स करना था, लेकिन अभी ये इस तरह का हो गया, हालात तो इस तरह के बने, अभी भविष्य को लेकर क्या आप बात करेंगे? सर यही है कि बस अभी तो फ्यूचर का कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि MBBS हमारी 4 ईयर की बची हुई है और 2 ईयर्स की हो चुकी है, और अभी तो कुछ लग नहीं रहा कि वहाँ माहौल ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो जैसे भी वो ठीक होगा, जैसे भी गवर्नमेंट वगैरह हमारा कुछ तो सॉल्यूशन निकालेगी, मतलब जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो अभी जैसे आपके फैमिली की बात करें, जिस टाइम पता लगा आपके परिवार को कि भी वहाँ पे ऐसे ऐसे जंग छिड़ चुकी है और बच्ची हमारी वहाँ फंसी हुई है, तो बातें होती थी, तो परिवार में कैसा डर का माहौल बन चुका था? घर वाले वैसे तो पूरा सपोर्ट करते थे और पूरा मोटिवेट भी करते थे कि टेंशन नहीं लेना ये वो, लेकिन हमें भी पता है पेरेंट्स तो वरीड थे ही उस टाइम, लेकिन पेरेंट्स हमें यही मोटिवेशन देते थे कि हमें वहाँ पे जो भी हालात है उनसे लड़ना है, उनसे जीत कर ही वहाँ से आना है। तो अभी जैसे अगर हम सरकार की बात करें, तो अभी सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है। मैं देखता हूँ वहाँ पे मोदी जी अभी वार्तालाप भी करते हैं, दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी बात करते हैं। तो क्या मानते हैं कितनी सपोर्ट मिल रही है अपने हम भारत के बच्चों को? आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडियन फ्लैग का तो हमें पूरा सपोर्ट रहा था, 101% सपोर्ट दिया था इंडियन फ्लैग ने, और हंगरी तक तो हम अपने ही रिस्क पे गए थे, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने हंगरी बॉर्डर के बाद इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प की थी हमारी। फ़्लाइट वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, एंड फूड अरेंजमेंट्स भी काफ़ी अच्छी थी। तो देखिए ये बच्ची है काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ महेंद्रगढ़ में पहुँची है, और ये सैनी समाज की बेटी है। और अब दिखाइए इधर काफ़ी बच्चे हैं, और उनकी माताजी भी हैं, उनके ताऊ जी भी इधर बैठे हुए हैं, और उनके पापा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे भी हम पूछेंगे कि जिस तरह से ये बेटी जब तक घर पे नहीं पहुंची थी तो कैसा माहौल था इनके अंदर, मन में कैसा डर था। तो इनके पापा और इनके ताऊ जी से भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश सैनी नाम है जी। तो बताइए सर, जैसे पता लगा कि भाई वहाँ पे इस तरह की हालात हो चुके हैं, तो अभी बात होती थी बेटी से आपकी? बात हुई थी जी एक आध बार, फिर डर तो रहता ही था, इसको समझाते भी थे हम, बात होती थी जब। तो अभी जैसे ये जो श्रेय हम माने, क्योंकि बेटी घर पहुंची है, सकुशल पहुंच चुकी है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? मोदी जी जैसे अभी काफ़ी अच्छा देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़्लाइट वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड करवाई है, और बच्चों को घर तक पहुंचाने में काफ़ी अहम योगदान मोदी जी का रहा। मोदी जी ने अच्छा किया जी, बच्चों को किया है, सपोर्ट किया है। इंडिया का झंडा भी बच्चों को लेके आया है। तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा कि भी हाँ अभी बच्चा सकुशल घर पे पहुंच रहा है, टाइम से पहले बच्चा घर पे आ गया, क्योंकि आज जो हालात हैं वहाँ के काफ़ी क्रिटिकल हो चुके हैं। तो हमारे साथ जो है जो बेटी है, उनके पापा जी और उनके ताऊ जी भी बने हुए हैं। आप एक बार थोड़ा यहाँ से आ जाइए सर। सर क्या नाम है आपका? प्रेम सैनी। प्रेम जी, आप उधर जैसे कैमरे की तरफ देख के बताओ सर, क्या मतलब कैसा महसूस किया जिस टाइम बेटी आपके घर पे आई, कैसी फीलिंग आई? जो तो अच्छा लगा, बाकी जब वहाँ थी थोड़ी घबराहट तो महसूस होती ही थी, आ गई तो खुशी आ गई। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, जैसे और भी काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, अभी बताया जा रहा है कि बॉर्डर पे हैं, वो अभी इंडिया में नहीं पहुँचे हैं, तो उसके बारे में? भाई वो भी, उनको भी निकल कर आना पड़ेगा, कब तक रुके रहेंगे वहाँ पर? परेशानी वहाँ तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है।
तो आप खुश हैं कि भी अपनी बेटी यहाँ पे आई है, और मतलब सरकार काफ़ी सपोर्ट किया? बिल्कुल खुश है ये दाऊद। ठीक है। आप बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। तो इनकी छोटी सिस्टर है आप? हाँ। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा था कि भी आपकी सिस्टर वहाँ पे, जैसे वहाँ पे लड़ाई हो गई है ऐसे ऐसे भी, बड़ा दिक्कत आई होगी भी, सिस्टर वहाँ पे फंसी हुई है, तो कैसे निकाला जाए, क्या लगा आपको फिर? हाँ, हम सब वरीड हो गए थे। तो बहन से बात होती थी, तब बहन बोलती थी कि तुझे अपने पेरेंट्स को संभालना है, तो तुझे भी हिम्मत रखनी होगी। और हम इसको भी हिम्मत देते थे और अपने पेरेंट्स को भी हिम्मत देते थे। और ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था ये सब कुछ, तो हमने बहुत ही ज़्यादा कामली इसको हैंडल किया। और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी तब ये वहाँ पे थी, तब हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और पापा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसने बोला कि तुझे पापा को संभालना है और उनकी हिम्मत बनना है। तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की इस चीज़ की, और मैंने पापा को समझाया और अच्छे से मतलब उनको हिम्मत भी दी। और इसी वजह से, और मैं अपने मोदी सरकार को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरी बहन को हमारे यहाँ की सारी खुशियाँ वापस लेके आए वो। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, और अपनी एम्बेसी को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो आप क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं अभी +1 के एग्ज़ाम दे रही हूँ, और मैं +2 में नॉन मेडिकल की स्टूडेंट। तो आपकी सिस्टर ने अभी जैसे वहाँ पे बगैर डरे हुए बड़ी काफ़ी हिम्मत दिखाई है, तो अभी बी पॉजिटिव, जैसे आप बात करें, बी स्ट्रॉन्ग बनना चाहेंगे उसकी तरह? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है उससे। बहुत ज़्यादा मैं अब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हिम्मत दिखाऊंगी। कोई मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मैं बहुत ज़्यादा कामली और बहुत स्ट्रांगली उसका सामना करूंगी। मदर और उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जिस टाइम में अब लगता है कि माँ का जो दिल होता है बड़ा मोम की तरह होता है, तो आपकी बेटी वहाँ पे जो जिस तरह से पता लगा कि भी वहाँ पे लड़ाई छिड़ चुकी है, तो आपको क्या फीलिंग आई जिस टाइम? बहुत ज़्यादा फीलिंग आई थी दी, ऐसे हो रहा था कि बेटी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हम बड़े परेशान थे बहुत सारे। ये बहुत ज़्यादा दुखी सी दिख रही थी, खाना पीना भी नहीं मिल रहा था इसको। तो अभी जैसे बताया जा रहा है कि जैसे वहाँ पे संपर्क टूट गया था, काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम भी आई थी, तो बात भी नहीं हो पाती थी। 3 दिन तक तो मेरी बात नहीं हुई इसके साथ। ये नेट उससे ही करता था, मैसेज ही से ही बात करता था इसका पापा जी, बस मेरे से तो कोई बात नहीं हुई 3 दिन तक। बहुत परेशानी हो रही थी हमें, रात दिन का नींद भी उड़ गई थी, खाना भी उड़ गया था, भूख नहीं लगती थी। बेटी को खाना नहीं मिल रहा तो माँ बाप कैसे खाएंगे? तो अभी सकुशल बेटी आपके घर आई है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं आप? अब तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मोदी जी ने हमारी बहुत मदद की है, इनको घर पे लेकर आए हैं तो हमारे बहुत सबको, परिवार को, हमें भी, सबको, रिश्तेदारों में भी बहुत खुशी हुई है। ठीक है। कमल जी, आप बताइए, जैसे जिस तरह से वहाँ पे आप संपर्क से आते थे, बातें करते थे, तो आपके मन में भी एक डर का माहौल सा था जिस टाइम भी, यार बेटी जब तक घर नहीं पहुंच जाए तो पता नहीं, क्योंकि आजकल माहौल हर तरह आप देख सकते हैं, कहीं कहीं किस तरह की खबरें आती हैं, कहीं कैसी बातें होती हैं, और बेटी को अपने दिल के कलेजे से निकाल कर कहीं हम दूर भेजते हैं तो काफ़ी बड़ी एक पहाड़ सा टूट जाता है, मैं कहता हूँ। तो ये तो अभी देखिए काफ़ी बड़ा युद्ध जैसे अब सुनने को आ रहा है कि काफ़ी वहाँ बम धमाके होते हैं या ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो आप बताइए सर, जिस टाइम आप कैसे उस समय को मैनेज कर पाए? सर उस टाइम हमारा इतना बस तो कोई चल नहीं रहा था, लेकिन बार बार सिचुएशन देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, बार बार बेटी से संपर्क कर रहे थे, बेटा आप वहाँ का क्या माहौल है, और बेटी को मोटिवेट भी कर रहे थे, आगे बेटा ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, और वैसे बच्चे को कुछ कहेंगे नहीं, वो वहाँ पे जो युद्ध हो रहा था वो बच्चे को कुछ नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाएंगे। इस तरह की बातें थी जो बच्चे को थोड़ी बहुत दिलासा दे रहे थे, तो उससे वो भी, लेकिन बच्चे भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सर जैसे बताइए कि अपने इंडिया में अगर बात करें, क्योंकि MBBS के कोर्स यहाँ पे भी होते हैं, यूक्रेन में भी आपने बच्ची को क्यों डाला? ये थोड़ा सा काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे भी हम MBBS का कोर्स करवा सकते थे बच्ची को। उसमें क्या था सर, बच्ची को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी MBBS में, और मैंने इसको पूछा था, बेटी अगर मान लो MBBS में आपका नंबर ना पड़े तो क्या सिचुएशन है? बोल बेटी का यही था कि पापा MBBS ही करनी है,
तो बेटी को +2 का एग्ज़ाम दिलाया, उससे नीट क्वालिफाई किया इसने, और मैंने फैसला किया कि बच्ची को अब की बार ही एडमिशन दिलाऊंगा। तो यहाँ पे जो भारत सरकार है, यहाँ पे एडमिशन के या जो भी खर्चा बैठता है, करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ के करीब बैठता है, वो हम अलावा नहीं कर पाते थे। और वहाँ पे बच्ची को 30-35 लाख रुपए में हो जाता है, तो वो कहीं से भी अरेंजमेंट करके थोड़ा बहुत हमने सोचा कि इतना तो हम कर ही सकते हैं अगर बच्ची को MBBS करवानी है तो। इसी कारण से वहाँ पे बच्ची का एडमिशन करवाया। तो अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफ़ी, जब बेटी यहाँ पे आई तो काफ़ी लोग हैं जो आपके मिलने वाले हैं, या फिर मान सकता हूँ कि भी मोदी जी की पार्टी, हम कहें BJP पार्टी के काफ़ी लोग जो यहाँ आपके बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए कि सकुशल बेटी घर पे पहुँची है। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से और भी बच्चे फंसे हुए वहाँ पे, और काफ़ी मैं मान सकता हूँ कि इसमें मोदी जी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। जी, मेरे रिश्तेदार वगैरह मेरे साथी हैं, और जो भी मेरे परिवार के हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को हौसला दिया है उन्होंने, और बार बार बच्ची के बारे में वो भी चिंतित थे। तो बार बार उनके फ़ोन आते थे, भाई अब क्या हुआ क्या नहीं, बच्ची कहाँ पे है, बच्ची ठीक तो है। तो बार बार मैं बहुत ज़्यादा कॉल उनकी आती थी मेरे को, घर पे भी आके पूछते थे अभी क्या है क्या नहीं, तो उनको बताते थे। और हमें भारत सरकार पे पहले भी बहुत भरोसा था, और भारत सरकार पे भरोसा था, और भारत सरकार उस भरोसे को कायम भी रखा है उन्होंने कि बच्चों के लिए सबसे पहले इंडियन बच्चे ही वहाँ से निकले हैं। और यूक्रेन के अंदर मानते हैं हम ज़्यादा हेल्प बच्चों की नहीं कर पाए वो, लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने के बाद एम्बेसी ने पूरी हेल्प की है, अच्छे रूम वगैरह दिलाए हैं, बच्चों को अच्छा खाना दिया है, और अपने खर्चे पर ही इनको इंडिया लेके आए हैं। तो ये मानते हैं कि भी मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, क्योंकि काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे मैं मान सकता हूँ कि कई हज़ारों बच्चे इंडिया से वहाँ पे मतलब MBBS करने के लिए गए हैं। जी, मोदी जी ने पूरी हेल्प की, और हमारी तरह और को भी, और जो बच्चे हैं उनको भी मोदी जी सरकार पे भरोसा है। और जैसे भी हम बात करते थे सभी ये कहते हैं भाई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और वो बच्चों को किसी भी तरह वहाँ से निकाल के लाएंगे। जैसे तालिबान में भी युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे भी जो इंडियन थे उनको भी इसी तरह वो निकाल के लाए थे। दूसरे बॉर्डर से, दूसरे देशों से उन्होंने संपर्क किया, उनसे अपने व्यवहार से या वही कैसे भी लगा लो, उन्होंने दूसरों देशों को बनाया, उनका एयरपोर्ट यूज़ किया है, वहाँ से अपनी फ़्लाइटें भेज कर जब भी निकाल के लाए थे, और अब भी बच्चों को निकाल के लाए हैं। थैंक यू जी। बेटा एक बात और बताइए, जैसे काफ़ी बच्चे अभी वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भी हमें भी अपने घर जाना है, तो आपने हिम्मत दिखाई, काफ़ी आपके परिवार ने आपको हिम्मत जुटाई, तो उन बच्चों को जो बाकी वहाँ पे रह गए हैं, बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे अभी शायद रह रहे होंगे, उनको किस तरह का मोटिवेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप धैर्य से काम लें, और जैसे भी होगा आप सब वहाँ से सुरक्षित ही निकलोगे, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एक बार बॉर्डर तक पहुँचने का थोड़ा होता है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, बॉर्डर तक पहुँचने के बाद उसके बाद सब सेफ़ हैं। और अभी ब्लास्ट वगैरह जो है स्टूडेंट्स पे या वैसे पर्टिकुलरली नहीं हो रहे हैं, तो हम सेफली वहाँ से निकल सकते हैं। आप सब अपना जो स्ट्रॉन्ग बने रहें और मोटिवेटेड रहें अपने पेरेंट्स पर, और इन सब को यही दिलासा दिलाए कि हम यहाँ ठीक हैं और हम घर जल्दी ही पहुँच पाएंगे। तो अभी क्लास का क्या रहेगा, ऑनलाइन चलेगी क्या अभी तो यूनिवर्सिटी ने बोला है 2 वीक का वैकेशन दिया है, उसके बाद ऑनलाइन का बोला है, और शायद ये आगे बढ़ भी सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। अभी सारा का सारा जो है वॉर पे डिपेंड करता है कि कब मतलब सब कुछ ठीक होगा और कब तक ये चलेगी। थैंक यू जी। देखिए ये हमारे साथ बेटी जो यूक्रेन से आई थी वो हमारे साथ मौजूद थी। अभी जैसे उनके परिवार से भी हमने आपको मिलवाया, और जैसे जब अब आज जो हमला हो रहा है, बच्चों पे अटैक हुए, जिस टाइम जब स्कूलों पे जो गोलीबारी जो चल रही है, तो इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। अभी न्यूज़ों में भी हम लगातार देख रहे हैं, खबरों में भी ऐसी बातें आ रही हैं कि वहाँ पे मामला जो है काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बेटी ने अपनी बात रखी है, और इनके परिवार ने भी जिस तरह की फीलिंग है वो आप लोगों से शेयर करी है।
तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।